हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेश भंडारी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज हम जो हमारा एसी सर्किट चैप्टर चल रहा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेके आया हूं, जैसे इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है और इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल में, सब जगह ये यूज़ होता है और बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है, ये आपका आईटीआई लेवल से डिप्लोमा बीटेक तीनों में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडक्टेंस को समझने से पहले हमें हमें पता होना चाहिए इंडक्टर क्या होता है। ठीक है, इंडक्टर, तो इंडक्टर आपको पता होगा इंडक्टर किसे बोलते हैं। जैसे कोई भी कॉइल है मान लो हमारी, ठीक है, कॉइल होती है ना, तार को ऐसे लपेट देते हैं तो कॉइल बन जाती है। और कॉइल को ऐसे गोल गोल घुमा के तो कॉइल बन जाती है। किसी भी कॉइल में अगर हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएंगे यानी एसी करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इसमें कॉइल में। ठीक है, इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, किसके कारण, फैराडे का जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो वो फॉर्मूला है या उसका लॉ है उसके कारण। ठीक है, कि जब भी करंट क्या होगा, चेंज होगा तो इसके जो ये अल्टरनेटिंग करंट होगा ना, चेंजिंग करंट होगा, तो इसके कारण जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी चेंजिंग होगा। ठीक है, यानी वो भी अल्टरनेटिंग तरीके का होगा। तो जब वो अल्टरनेटिंग तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चार होगा तो कॉइल उसको कट करेगी। ठीक है, ये कॉइल इसको कट करेगी, उसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से करंट बढ़ाते रहेंगे इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो इस कॉइल को हम क्या बोल देंगे, इंडक्टर। ठीक है, तो सारी जो भी ऐसी कॉइल होती है उनको इंडक्टर बोल देते हैं। तो जैसे आपको फॉर्मूला में दिख रहा होगा, डी आई अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है, यानी करंट जो चेंजिंग करंट है यानी टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है जैसे एसी में होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है करंट तो उसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टर। ठीक है, तो उस कॉइल को क्या बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे। तो जैसे जैसे करंट चेंज होता रहे, जितना ज्यादा करंट चेंज होता रहेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि इंडक्टर इंडक्टर का काम क्या होता है। इंडक्टर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना इन मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। जो भी इंडक्टर है आपका, ठीक है, इसमें एनर्जी जो इसके चारों ओर स्टोर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ठीक है, मैग्नेट के रूप में इसमें एनर्जी स्टोर होती है आपकी, जैसे कैपेसिटर में उसके अंदर होती है तो वैसे ही इंडक्टर में उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इंडक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है कि इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंडक्टर से ही इंडक्टेंस बना है। तो इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ही इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले में प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक एल कांस्टेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं हम इंडक्टेंस, यानी इंडक्टेंस को एल से शो करते हैं। ठीक है, यूनिट इसकी हेनरी होती है इंडक्टेंस की। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी, तो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसे इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी यही है कि जब उसमें करंट चेंजिंग करंट फ्लो होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो यही इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। और जो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा ये अपोज करता है किसके, जिसके कारण इंड्यूस होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, तो ये उसी का अपोज करता है जिसके कारण ये इंड्यूस होता है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है, इंडक्टर की यही प्रॉपर्टी जो है वही इंडक्टेंस होता है आपका। ठीक है, जब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें इंडक्टेंस और इंडक्टर में, तो ये समझना इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर होता है, हम एक सिंपल रजिस्टर बोलते हैं, मगर रेजिस्टेंस कब होता है, वो जब वो करंट का अपोज करता है, तो वैसे ही इंडक्टर है। सिंपल, अगर एक कॉइल लेंगे तो उसे इंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जब वो काम करने लग जाएगा, जो काम करता है वो उसे इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब काम क्या करता है, उसमें जो ईएमएफ क्या होता है, करंट चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, वो ईएमएफ अपोज करता है जिसके कारण वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन देख,
नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस से पहले हमें रिएक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टेंस भी एक टाइप का आपका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट का अपोज करना, ठीक है। अगर रजिस्टर है कोई तो वो क्या करेगा? करंट का अपोज करता है। वैसे ही अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है तो ये अगर करंट का अपोज करेंगे तो उसे बोलते हैं रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये भी हर कोई, आपको पता है हर कोई चीज क्या होता है? करंट, हर कोई एक चीज क्या है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, वो करंट का अपोज करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो इंडक्टर होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी करंट को रोकने की, उसे उसे भी रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर भी अगर करंट को रोकता है तो उसके अंदर भी क्या है? एक रिएक्टेंस है। अगर इंडक्टर आपका रोक रहा है तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और कैपेसिटर करंट का अपोज कर रहा है तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में एक ही डिफरेंस है कि इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ ये घटता बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज सप्लाई। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है रिएक्टेंस, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है उस पर डिपेंड होता है। अभी हम इसको आगे जाके समझेंगे, ठीक है। मगर रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कैप इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी मैंने बताया, इंडक्टर, अगर इंडक्टर आपका करंट का अपोज कर रहा है तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसे एक्सएल से शो करते हैं, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। डीसी, डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, 2 पाई 0 एल, यानी पूरा एक्सएल के अंदर जाएगा जीरो। तो डीसी के लिए क्या करता है? बहुत कम रिएक्टेंस क्या करता है? अलाउ करता है। कौन सा? कौन? इंडक्टर, ठीक है। और एसी के लिए हाई रिएक्टेंस शो करता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। तो एसी और डीसी में क्या होता है? डीसी के लिए बहुत लो, मतलब जीरो ही क्या करता है? रिएक्टेंस शो करते हैं, यानी ये करंट का अपोज नहीं करता इंडक्टर, ठीक है। और एसी में अपोज करता है ज़्यादा करंट का, ठीक है। जैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी इंडक्टेंस भी आपका बढ़ता रहेगा, तो ये आपको याद रखना है इसमें। अब आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिंपल फॉर्मूले से समझ लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका एक्सी से शो करते हैं इसको, ठीक है। रिएक्टेंस की यूनिट ओम ही होती है दोनों की, ठीक है, चाहे कैपेसिटिव हो चाहे रिएक्टिव हो। तो एक्स इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, वहाँ पे एक्सएल इक्वल था 2 पाई एफ सी, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ में आ गया ना, कैपेसिटर अगर करंट का अपोज कर रहा है तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, यानी उल्टा होता है इसमें, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है एसी, एसी में क्या होता है? अगर एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर मान लो जितनी ज़्यादा होगी उतना ये कम होगा। डीसी के लिए क्या होता है? हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 1/0 फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो पूरा जीरो हो जाएगा नीचे, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो ये हाई क्या करता है? रिएक्टेंस शो करता है किसके लिए? डीसी के लिए, ठीक है। तभी बोलते हैं डीसी कैपेसिटर से डीसी करंट फ्लो नहीं होती, एसी करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये यूनिट ओम ही होती है इसकी, इतना याद कर लेना। लास्ट आता है आप इसमें एडमिटेंस। तो एडमिटेंस को हम ऐसे ही समझ लेते हैं, एडमिटेंस किसे बोलते हैं? नहीं, एडमिटेंस नहीं, इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस, एडमिटेंस हम बाद में समझेंगे। इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस क्या होता है? तो इम्पीडेंस हम जेड से शो करते हैं इसको, ठीक है। और ये होता है कि अगर मान लो किसी भी सर्किट में अगर मान लो रेजिस्टेंस लगा है या कैपेसिटर लगा है या इंडक्टर लगा है, तीनों में से कोई दो लगे हैं, ए तीनों लगे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाता है? इम्पीडेंस आ जाता है,
तो ये फॉर्मूला होता है आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर का स्क्वायर यानी रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस नहीं माइनस एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है और एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, जो उनसी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, और अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का आपका, ठीक है। तो इसे जेड से शो करते हैं। तो इम्पीडेंस कहाँ पे आता है आपका, या तो सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के साथ या तो कैपेसिटर जुड़ा हो, इंडक्टर जुड़ा हो, या तीनों जुड़े हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका इम्पीडेंस आ जाता है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस यानी जो रेजिस्टेंस जुड़ा है या इंडक्टर जुड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, कैपेसिटर जुड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पे इम्पीडेंस लेते हैं हम, टोटल रेजिस्टेंस मतलब तीनों का, ठीक है। तो आज के लिए इतनी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपका कवर कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज कुछ। तो थैंक्स।